सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। कराची में हादसे का शिकार होने वाले कौमी एयरलाइंस के तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी मिल गया है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डिकोड करने के बाद हादसे के असल मुहर्रिकात सामने आने का कभी इम्कान है। इसी बारे में समर अब्बास रिपोर्ट करेंगे। कराची में 22 अप्रैल को तबाह होने वाले PIA तैयारे के हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। तैयारा हादसे की तहकीकात करने वाली टीम को जाए हादसा से जहाज के मलबे से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया। तर्जुमान PIA ने बताया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिलने से तहकीकात में बहुत मदद मिलेगी। कौमी एयरलाइन के मलबे से मिलने वाले ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डिकोड करने के लिए एयरबस तैयारा साज कंपनी की पाकिस्तान आने वाली तहकीकाती टीम के हवाले कर दिया गया है। तहकीकाती टीम ब्लैक बॉक्स के अहम हिस्से डेटा वॉइस और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर फ्रांस लेकर जाएगी और मुकम्मल तहकीक करके रिपोर्ट पाकिस्तानी हुकाम से शेयर करेगी। तहकीकात के लिए फ्रांस से आई हुई एयरबस तैयारा साज कंपनी की 11 रुकनी तहकीकाती टीम की हुकूमत पाकिस्तान की मुकर्रर करदा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की 4 रुकनी टीम मुकम्मल मुआवनत कर रही है। एयरबस की तहकीकाती टीम ने रनवे समेत जाए हादसा से अहम शवाहिद हासिल कर लिए हैं। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। कराची मॉडल कॉलोनी के करीब गिरने वाले तैयारे के बदकिस्मत मुसाफिरों की शनाख्त का सिलसिला जारी है। तैयारे में सवार पुलानी फैमिली के 5 अफराद में से 2 की शनाख्त कर ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची मॉडल कॉलोनी के करीब गिरने वाले तैयारे के बदकिस्मत मुसाफिरों की शनाख्त का सिलसिला जारी है। दानिया सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। दानिया सैयद, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद। देखिए, बिल्कुल मॉडल कॉलोनी के करीब मुसाफिर तैयारे गिरने का जो वाक़या था उसमें मुसाफिरों की शनाख्त का सिलसिला जारी है। पुलानी फैमिली के जो 5 अफराद सवार थे उनमें से 2 अफराद की शनाख्त कर ली गई है। जैन पुलानी और सायरा जैन जो उनकी ज़ौजत थी उनकी शनाख्त की गई है। लवाहिकीन के मुताबिक जैन पुलानी की शनाख्त दांत और कपड़ों की मदद से की गई है, जबकि जैन पुलानी की अहलिया सायरा की शनाख्त अंगूठे की मदद से की गई है। माँ बाप के हमरा सवार तीनों बच्चों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। इब्राहिम, उस्मान और सिद्दीक तीनों बच्चे शामिल हैं जिनकी शनाख्त अभी होना, लाशों की शनाख्त होना बाकी है। जैन पुलानी की अहलिया सायरा जैन IBA की प्रोफेसर थी और सारे स्कॉलरशिप पर बच्चों के हमरा लंदन गई थी और वापसी पर मुल्क वापसी आने के बाद लाहौर से कराची आते हुए हादसे का शिकार हुई थी। ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका। सहाफत से वाबस्ता नामवर शख्सियात शहीद अंसार नकवी से इजहार अकीदत कर रहे हैं। की बात नहीं है कि अंसार नकवी साहब एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन दोस्त थे। और एक बेहतरीन इंसान वही होता है जाने के बाद भी जिसकी सोचें मौजूद रहें, जिसके ख्यालात मौजूद रहें। और अंसार नकवी साहब ऐसी शख्सियत हैं कि उनकी लेगेसी पाकिस्तान की सहाफ़त में मौजूद रहेगी कि मुश्किल तरीन हालात में भी किस तरह आज़ादाना और बेबाक सहाफ़त की जा सकती है। अंसार नकवी साहब मेरे उस्ताद, मेरे दोस्त, मेरे बेहतरीन नाकिद, मेरे लाइफ लाइन। वो हमेशा कहते थे कि नजम सेठी शो इज़ माई बेबी। तो मैं उनको तंग करके कहती थी, आपका बेबी बहुत नॉटी है, आपसे कंट्रोल नहीं होता। मेरी हर कदम पे उन्होंने मुझे सिखाया, मेरी हेल्प की। मगर मेरी उनके लिए जो मोहब्बत, इज़्ज़त और अकीदत है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि चाहे आज़ादी सहाफ़त हो, सियासत हो, अक़लियतों के हकूक़ हों, औरतों के हकूक़ हों, मैंने हमेशा उनको लकीर के दुरुस्त सिमत खड़ा पाया। बस एक मोती सी छप दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितारा शाम बन के आया, बरंगे ख्वाबे सहर गया। अलविदा अंसार साहब। अंसार नकवी साहब बहुत सारे लोगों के लिए उस्ताद थे, मेहरबान दोस्त थे, शफीक वालिद की तरह थे, लेकिन मेरे लिए वो एक मशल थे, मशल राह थे। और मैं उनसे सीखता था और मैं उनसे गाइडेंस लेता था अपने करियर के अंदर। और मेरे करियर के अंदर, मेरी ग्रूमिंग के अंदर उनका बहुत हाथ है। कुछ जिक्र करेंगे यौम तकबीर के हवाले से। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि एटमी धमाके करने का फैसला आसान नहीं था। गैर मुल्की दबाव के बावजूद मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 28 मई को पाकिस्तान बैरूनी जारहियत से महफूज हुआ।
मुस्लिम लीग नून की जानिब से यौम तकबीर की मुनासबत से लाहौर में तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि एटमी धमाके करने का फैसला आसान नहीं था। गैर मुल्की दबाव के बावजूद मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बैरूनी ताकतें दबाव डालती थीं, लेकिन हम डटे रहे। शायद इतना मुश्किल फैसला पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया था। एक तरफ बहुत सा वक्ती फायदा भी था, बहुत सा मुल्की मुफाद भी था, लेकिन एक तारीखी फैसला था। और ये एक हकीकत है कि ये फैसला सिर्फ एक जमहूरी हुकूमत ही कर सकती थी। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना था कि 28 मई को पाकिस्तान बैरूनी जारहियत से महफूज हुआ। 28 मई को मनाने के लिए दूसरे लोग क्यों शर्माते हैं? एक कौमी दिन है, फख्र करने का दिन है, सिर्फ इस खौफ से कि अगर इस दिन के ऊपर हम बात करेंगे, अगर इस दिन के वाक़यात के हवाले से बात होगी तो किसी न किसी जगह पे मियां नवाज शरीफ का नाम आ जाएगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आज तारीखी दिन है। 22 बरस कबल भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में नवाज शरीफ ने धमाके करके नाकाबिले तस्खीर बनाया। और DGISPR ने यौम तकबीर पर ट्वीट किया है कि पाकिस्तान ने 28 मई को कम अज़ कम जौहरी दिफाई सलाहियत हासिल की थी। 28 मई को पाकिस्तान ने खत्ते में ताकत के तवाज़ुन को बहाल किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तर्जुमान पाक फ़ौज ने अपने ट्वीट में कहा कि पाक फ़ौज एटमी प्रोग्राम का तस्वुर पेश करने वाले से अमल दरामद तक शामिल तमाम अफराद को सलाम पेश करती है। उन साइंसदानों और इंजीनियर्स को ख़ास तौर पर सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इसे यकीनी बनाया। DGISPR ने यौम तकबीर पर ट्वीट किया है कि पाकिस्तान ने 28 मई को कम अज़ कम जौहरी दिफाई सलाहियत हासिल की थी। 28 मई को पाकिस्तान ने खत्ते में ताकत के तवाज़ुन को बहाल किया था। तर्जुमान पाक फ़ौज ने अपने ट्वीट में कहा कि पाक फ़ौज एटमी प्रोग्राम का तस्वुर पेश करने वाले से अमल दरामद तक शामिल तमाम अफराद को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर का कहना है कि चीनी माफिया के खिलाफ रिपोर्ट पब्लिक करने पर हुकूमत के मशकूर हैं। काश्तकार और सारिफ का इस्तेहसाल हो रहा है। कहते हैं कि शुगर मिल्स फी किलो 1 रुपया कीमत बढ़ाए तो 5 अरब रुपए का आवाम पर बोझ बढ़ता है। काश्तकारों को सब्सिडी नहीं दी जाती, मगर मच्छों को सब्सिडी दी जाती है। मनोअन अमल हो। वजीर आज़म साहब से मैं कहूँगा, जनाब आप कदम बढ़ाएं, हम काश्तकार आपके साथ खड़े हैं, सबसे बड़ी कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है। आपने हमारा इस्तेहसाल ना होने दे, हम आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इस वक्त देखिए ज़राअत इतनी इंपॉर्टेंट है जी। अभी आपने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है, कोई बंदा रात को अल्हम्दुलिल्लाह भूखा नहीं सोया, उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल गया। ये सिर्फ ज़राअत की वजह से है, लेकिन इन लोगों ने ठान लिया ज़राअत को तबाह करने के लिए। तबाही के दहाने पर ज़राअत जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब आप ये देखें कि जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में थे, 13 भारत के हिस्से में गए थे। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। हम एडिबल ऑयल $3 बिलियन का बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें $1.5 बिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं, हम रुई $3 बिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं, गर्जे के हम सब्जियां हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। वजह हुकूमती तरजीहात में ज़राअत नहीं थी। आप यकीन कर लें, मैं पिछले 7 साल से ईवानों में जा रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ। बाई गार्ड में खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हर जगह पे किसान की है, वहाँ शुगर मिल जीती है। सिंध हुकूमत ने चीनी स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान हुकूमत मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट में वाज़ेह है कि कीमतों में इजाफा चीनी बरामद करने की वजह से हुआ। चीनी बरामद की इजाज़त वज़ीर आज़म ने दी, लिहाजा उनसे भी जवाब तलबी की जाए। हुकूमत ने चीनी स्कैंडल में वज़ीर आज़म इमरान खान को भी शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने चीनी स्कैंडल का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि चीनी बरामद की इजाज़त वफाकी काबीना ने दी, जिम्मेदार वज़ीर आज़म है। एक्सपोर्ट की इजाज़त वफाकी काबीना ने दी। वफाकी काबीना में तमाम वज़रा हैं, सरबरा वज़ीर आज़म है, और जो रिक्वेस्ट गई थी वो वज़ीर आज़म की मंजूरी के साथ गई थी। तो अगर अक्रॉस द बोर्ड इंक्वायरी हो रही है, शफाफ इंक्वायरी हो रही है, तो फिर वज़ीर आज़म कानून से बालातर तो नहीं है। इमरान खान साहब तो तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, तो खान साहब को मदऊ करना चाहिए था, उनसे सवाल जवाब होना चाहिए था। कोई सवाल जवाब नहीं किया गया। बिल्कुल शफाफ मेरिट पे ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो, जिस तरह बैन अल-अक़वामी तौर पर होती है। अगर किसी दुनिया में कहीं भी इस तरह का हादसा होता है
جو اس میں چیزیں شامل کی جاتی ہیں، جو معیار ہے وہی معیار یہاں پہ ہونا چاہیے۔ ناصر شاہ کا مزید کہنا تھا کہ سندھ میں 31 مئی تک لاک ڈاؤن پابندیوں کا اطلاق ہوگا۔ مرتضی وہاب نے مزید کہا کہ کورونا کیسز کا تیزی سے بڑھنا خطرناک ہے، تاہم یہ تاثر غلط ہے کہ سندھ کے اسپتالوں میں جگہ نہیں۔ جاوید قائم خانی، 24 نیوز، کراچی۔ موسمیات نے ملک میں بارشوں کی نوید سنا دی ہے۔ ڈی جی میٹ محمد ریاض کا کہنا ہے کہ ملک میں بارشوں کا سلسلہ داخل ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشیں ہوں گی۔ یہ بھی کہا کہ کراچی والوں کے سر سے ہیٹ ویو کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ پنجاب کے ملک کے مختلف حصوں میں بارش دینے کی چانسز ہے، جس میں گرج چمک کے ساتھ جو ونڈ سٹارمز ہے، ڈسٹ سٹارمز، یہ اکمپونائٹ کریں گے، اور کچھ علاقوں پہ، کچھ آئسولیٹڈ ایریاز پہ ہیل سٹارم بھی پاسبلٹی ہے۔ سمر سیزن ہے، اس میں کسی وقت بھی آگے آنے والے دنوں میں پاسبلٹی بن سکتی ہے۔ بالکل ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ بالکل وہ ہیٹ ویو کا جو پیریڈ ہے وہ ختم ہوا ہے۔ کراچی میں گرمی اور لوڈ شیڈنگ کا دوہرا عذاب نازل ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں 3 سے 5 گھنٹوں تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ایک جانب شدید گرمی ہے تو دوسری جانب کے الیکٹرک کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے، جس سے عوام دوہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، کون سے علاقے زیادہ متاثر ہیں؟ دیکھیے، شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، جس میں اگر ہم بات کریں تو ملیر کا علاقہ ہے، کورنگی کا علاقہ ہے، اورنگی ٹاؤن ہے، نیو کراچی کے علاقے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سرجانی کا علاقہ ہے، شاہ فیصل کا علاقہ ہے، گلشن میں بھی کئی علاقوں کے اندر جو ہے وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، تقریباً 3 گھنٹے سے لے کر 5 گھنٹے تک کی دن کے مختلف اوقات میں۔ ٹھیک ہے، اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ حسن عباس، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں گرمی بڑھتے ہی بجلی کی آنیاں جانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ حیدرآباد میں شدید گرمی کے دوران غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے لوگ بلبلا اٹھے ہیں۔ حیدرآباد کے شہری علاقوں میں 8 جبکہ دیہی علاقوں میں 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ سندھ کے دیگر علاقوں ٹھری میرواہ میں 16، مہراب پور میں 14 اور رانی پور میں 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے ضلع حافظ آباد میں 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اور حکومت نے بجلی صارفین پر 162 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں کر لی ہیں۔ بجلی کمپنیز نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹس کی مد میں نیپرا کو درخواست کر دی ہے۔ اکتوبر سے دسمبر 2019 کے لیے 73 ارب روپے جبکہ جنوری سے مارچ 2020 کے لیے 89 ارب روپے وصولی کی درخواست کی گئی ہے۔ حکومت نے بجلی صارفین پر 162 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ خبر دیں گے آپ کو، کورونا کے بڑھتے ہوئے مریضوں کی وجہ سے پمز ہسپتال میں جگہ کم پڑ گئی ہے۔ سرکاری ہسپتالوں سمیت اسلام آباد کے بڑے پرائیویٹ ہسپتالوں نے کورونا کے مریضوں کو داخل کرنے سے انکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ صبا بجیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ صبا، کیا صورتحال ہے؟ کچھ اقدامات اس سلسلے میں کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، کورونا کے حوالے سے کہا تو بہت گیا تھا کہ اقدامات کریں گے، لیکن اقدامات یہ ہیں کہ اسلام آباد کی سب سے بڑی جو سرکاری اسپتال پمز ہے، جہاں سے پورے ملک سے لوگ آتے ہیں، وہاں پر کورونا کے مریضوں کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے، کیونکہ پمز اسپتال میں کورونا آئسولیشن وارڈ میں صرف 9 بیڈز جو ہیں وہ مختص کیے گئے تھے، اور 9 بیڈز کے بعد ایک پرائیویٹ سائٹ پر انہوں نے 40 بیڈز لگائے ہیں، وہاں پر بھی کورونا کی وجہ سے جگہ کم پڑ گئی ہے۔ اسلام آباد کی جو بڑی پرائیویٹ اسپتالیں ہیں، انہوں نے کورونا کے مریض جو ہے وہ رکھنے سے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قومی ادارہ صحت کے سامنے ہی فیڈرل جنرل چک شہزاد اسپتال ہے، جہاں پر کئی بار اعلانات کیے گئے کہ کورونا کے لیے یہ بہت بڑا اسپتال بنایا جائے گا، لیکن وہاں پر ایک وارڈ کا بھی افتتاح اب تک نہیں ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کو بہت زیادہ صورتحال انتہائی خراب ہے۔ صبا وزیر، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے، اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ 24 نیوز، باخبر 24 گھنٹے۔